नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मेरा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश की हर एक खबर का पूरा अपडेट मिलेगा इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। विधानसभा में उठा लव जिहाद का मुद्दा। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा के सवाल पर सरकार ने 5 साल के आंकड़े दिए। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। MP विधानसभा में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। पुलिस की वर्दी पहनकर सदन पहुंचे कांग्रेस विधायक। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जांच की मांग। छतरपुर में स्कूल में सोते दिखे शिक्षक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बच्चे करते रहे पढ़ाई का इंतजार। मवई घाट माध्यमिक शाला का मामला। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। पुराने विवाद को लेकर कैफे संचालक के घर के बाहर की फायरिंग, घटना CCTV में कैद। तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मुद्दा नया नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन अब ये मुद्दा विधानसभा तक जा पहुंचा है और इस मुद्दे पर सदन में सवाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा के ही विधायक हैं। अमूमन हम देखते हैं कि सरकार को कौन घेरता है, दूसरे दल के लोग घेरते हैं, लेकिन अब बीजेपी विधायक ने ही सरकार को घेर लिया। सरकार से इसके जवाब में पिछले 5 साल के आंकड़े मांगे गए और आंकड़े सामने आने के बाद अब भी सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस बेहद हमलावर है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लव जिहाद फिर सुर्खियों में इसलिए क्योंकि भाजपा सरकार के एक विधायक ने लव जिहाद पर अपनी ही सरकार से सवाल पूछ दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और लव जिहाद यानी धार्मिक स्वातंत्र्य कानून के तहत दर्ज हुए पिछले 5 सालों का लेखा जोखा जवाब में सरकार ने दिया है, जिसमें 2020 से लेकर 2025 तक के आंकड़े चौंकाने वाले। लव जिहाद के आंकड़े बता रहे हैं कि पुलिस महकमे ने मामले दर्ज करने में कितनी जल्दबाजी। इसे ऐसे समझिए, साल 2020 से 2025 तक MP में लव जिहाद या धर्मांतरण या फिर सरकारी डिक्शनरी के मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कुल 283 मामले दर्ज हुए, लेकिन इन 283 मामलों में से 70% यानी 197 मामले आज भी कोर्ट में ट्रायल पर है। जवाब में यह बताया गया कि 86 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन इन 86 मामलों में से 50 मामलों में आरोपी बरी भी हो चुके हैं। इसके बावजूद पुलिस महकमे की जल्दबाजी को देखे बिना भाजपा विधायक कह रहे हैं कि लव जिहाद पर अंकुश लग चुका है। समाज में एक शांति और संतोष का भाव आएगा कि सरकार के कारण वो अपनी बेटियों का भविष्य बचा पाए, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, अपना धर्म छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर इस तरह का दुष्कृत्य करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा इस कानून के माध्यम से भी मिलेगी, और समाज भी अब पहले से ज्यादा जागरूक इस तरह की घटनाओं के प्रति हुआ है। MP में दर्ज हुए लव जिहाद के 283 मामलों में से 71 लड़कियां नाबालिग थी, यानी 18 साल से कम की थी। कई फरियादियों ने आरोपियों पर न सिर्फ धर्मांतरण के आरोप लगाए बल्कि दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, ब्लैकमेलिंग सरीखे आरोप भी लगाए थे। जाहिर है धर्मांतरण को छोड़कर बाकी धाराएं गंभीर थी, जो कोर्ट में भी साबित हुई, तो कोर्ट ने आरोपियों को 7 से 10 साल तक की सजा भी सुना दी। सरकारी जवाब में एक तथ्य ये भी है कि सबसे ज्यादा मामलों में भोपाल और इंदौर में दर्ज हुए। पिछले 5 साल में जो 283 मामले दर्ज हुए, उनमें से इंदौर में 74 मामले और भोपाल में 33 मामले दर्ज हुए। उधर मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों में तेजी आने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कह रहे हैं, सरकार के हाथ से सब कुछ बाहर जा चुका है, बीजेपी सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है, चाहे वो लव जिहाद हो या अन्य व्यवस्था हो। अभी आप चले जाइए, विधानसभा घुसने के पहले जो एक वो बनी है ट्रैफिक टाइप का, वहां पर बंदूक लेके सिपाही कुर्सी में बैठा है। ये है पुलिस व्यवस्था। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार का लव जिहाद पर जवाब हैरान करने वाला है। 5 सालों के पुलिसिया आंकड़े देखकर समझना भी आसान है कि पुलिस ने कितने दबाव में धार्मिक स्वतंत्रता कानून का इस्तेमाल किया। अगर नहीं तो पुलिस को बाकी के 197 पेंडिंग मामलों में खुद को कोर्ट के सामने बेगुनाह साबित करना होगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24,
भोपाल। देखिए, अब हम बात करेंगे संजय पाठक की, इसलिए हमने बाकायदा यहां पर लिखा हुआ है मुश्किलों में पाठक, टैक्स चोरी की आफत। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक संजय पाठक की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। ईओडब्ल्यू के डंडे के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने करोड़ों की रॉयल्टी चोरी का इन्हें दोषी माना है। खुद सरकार ने विधानसभा में यह जवाब देते हुए कहा है कि संजय पाठक ने करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की। और ऐसे में अब बड़ा सवाल कि क्या संजय पाठक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक को अपनी ही सरकार ने मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी सरकार ने संजय पाठक पर 443 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया है। असल में कांग्रेस विधायकों के सवाल के जवाब में विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया कि संजय पाठक से जुड़ी फर्मों पर 443 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है। सदन में राजस्व मंत्री ने कहा कि खनिज विभाग की जांच रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि संजय पाठक से जुड़ी फर्मों ने बेतहाशा खनन किया है। अब सरकार ने पाठक पर 443 करोड़ की रिकवरी निकाली है। संजय पाठक को अब इन 443 करोड़ के अलावा 18% जीएसटी और चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर कुल 500 करोड़ रुपए देने होंगे। उधर कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में मनमानी चल रही है। बीजेपी नेताओं को खुली छूट दी गई है। सरकार की अगर रॉयल्टी की हानि हो रही है तो कोई भी व्यक्ति हो, वसूली होना चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि सरकार कभी वसूल नहीं करती है, बैकडोर से सेटलमेंट कर लेती है। तो मुझे लगता है कि इसका हाल भी यही होगा। 450 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अभी सरकार जाने इतने दिन पहले से क्यों नहीं लगाया था? क्या खेल हो रहा था? कब तक शांत थे? आइए जान लेते हैं ये पूरा मामला क्या है। विधानसभा में सरकार ने ये बताया कि जबलपुर के सिहोरा में संजय पाठक से जुड़ी फर्मों ने तय सीमा से ज्यादा खनन करते हुए शासन को 1000 करोड़ की क्षति पहुंचाई है। जिन दो फर्मों आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन और निर्मला मिनरल्स पर जुर्माना लगाया गया है, उन फर्मों में विधायक के बेटे यश पाठक और मां निर्मला पाठक पार्टनर हैं। पैसिफिक एक्सपोर्ट फर्म के सीईओ जेपी अग्रवाल हैं और इस फर्म में खुद संजय पाठक 50% के हिस्सेदार हैं। आधी अधूरी में अपन लोग क्या बात करें? अभी आधी है, अभी केवल प्रतिवेदन आया। अब बाकी पक्ष को भी सुनेंगे, उनका भी रिकॉर्ड देखेंगे और उसके बाद फिर अंतिम निर्णय बाद में होगा। 115-16 साल हो गए, आज तक कभी रॉयल्टी चोरी, कर चोरी, इलीगल माइनिंग का कोई प्रकरण कभी नहीं बना और बनेगा भी नहीं आने वाले 100-200 साल तक। और ये जो बता रहे हैं ना कि ओवर प्रोडक्शन, 100% रॉयल्टी पेड है, जीएसटी पेड है। एक भी टन माल बिना रॉयल्टी, बिना जीएसटी, बिना करके नहीं गया है। खैर, बीजेपी विधायक संजय पाठक की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि उनकी कंपनियां 100 साल से माइनिंग के काम में जुड़ी हैं, कभी टैक्स चोरी नहीं की। लेकिन कांग्रेस नेता मनु दीक्षित की शिकायत पर खुद सरकार की एजेंसी ने जांच रिपोर्ट में ये पाया है कि संजय पाठक की फर्मों ने मनमाफिक खनन किया है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है और आज भी यहां हंगामे की तस्वीर दिखाई दी। कांग्रेस विधायकों ने आज अलग तरीके से आरक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े के खिलाफ हंगामेदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में आज खास ड्रेस में नजर आए और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इन तमाम कांग्रेसी विधायकों ने आज यहां पर ड्रेस पहनी हुई, यानी कि वर्दी पहनी हुई, और किस तरीके से अब सरकार को घेर रहे हैं और वर्दी इन्होंने क्यों पहनी है, विरोध क्यों जताया, स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में ये पुलिस वाले क्यों हंगामा कर रहे हैं? ये तस्वीर देखकर आपके मन में ये सवाल आ सकता है, तो हम आपको बता दें कि ये पुलिसकर्मी नहीं, कांग्रेस के विधायक हैं, जो पुलिस की वर्दी में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मुद्दा है आरक्षक भर्ती परीक्षा का। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि सरकार आरक्षक भर्ती परीक्षा की जांच ठीक से नहीं करा रही है। बेरोजगार परेशान है। कांग्रेस नेता सदन में पुलिस की वर्दी में नजर आए। कांग्रेस विधायकों ने फिर से विधानसभा में प्रदर्शन किया है। देखिए आप, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के घोटाले की जांच के लिए विधानसभा के भीतर पुलिस की वर्दी पहनकर कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती घोटाले की जांच करने की मांग है हमारी। प्रदेश में जो भी भर्ती हो रही है सब में घोटाला हो रहा है। हम चाहते हैं सरकार कांस्टेबल भर्ती घोटाले की जांच करे और हमारे बेरोजगारों के साथ न्याय करे। डॉक्टर साहब, क्या नाराजगी आप मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला हुआ है
बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा। और हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार जो कांस्टेबल भर्ती घोटाला हो इसकी जांच करे और जो भी भर्ती थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसी सत्र में इसके पहले भी अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेसियों ने सदन में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। कभी वो गिरगिट और पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते दिखे, कभी बीन बजाकर, कभी पत्तियों की माला, नशे के इंजेक्शन की माला और कभी खाद की बोरी के साथ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता विधानसभा में हर दिन नाटक नौटंकी करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म मिला उस पर तो बात नहीं करते हैं, खाली वो नौटंकी बाहर मीडिया में आने के लिए लगातार करते रहते हैं। कुल मिलाकर विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तलवारें खिंच रही हैं। कांग्रेस जहां आक्रामकता के साथ बीजेपी को जनहित के मुद्दों पर घेर रही है, तो बीजेपी भी पूरी ताकत से काउंटर कर रही है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद आज साध्वी प्रज्ञा ने पूर्व सीएम उमा भारती से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों भावुक नजर आई। जहां प्रज्ञा ठाकुर ने को उमा भारती ने गले लगाकर स्वागत किया। उमा भारती ने कहा कि वो उम्र में भले ही बड़ी है, लेकिन प्रज्ञा को मसीहा मानती हैं। इससे पहले प्रज्ञा की रिहाई के दौरान पूर्व सीएम उमा भारती भी भावुक हो गई थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि उमा भारती भगवा और हिंदुत्व का सम्मान करने आई हैं। उन्होंने कहा कि जो साहस उमा भारती ने दिखाया उतना तो कोई पुरुष भी नहीं दिखा पाया। जिनमें से दीदी प्रज्ञा एक थी, लेकिन इनके मुंह से जो नाम लेने के लिए इनको उत्पीड़न किया गया, उसके द्वारा पूरे हिंदू समाज को और पूरे देश को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश थी। ये सारे नाम सामने आए और इन पर देशद्रोह का केस चालू होना चाहिए। इनके सब देशद्रोही मिली हूँ। मैं अस्वस्थ थी तो दीदी मुझे एम्स में देखने भी गई थी और दीदी हमारा हमेशा हमें प्यार देती रहती हैं। और आज दीदी भगवा का सम्मान करने आई हैं, हिंदुत्व का सम्मान करने आई हैं और इसलिए बहुत बड़ा दिन है जो। और दीदी हमेशा से हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है उन्होंने। और जब भगवा अंदर था, जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया और हम लोग सभी अंदर थे, तो दीदी ने उतनी जोर से आवाज़ उठाई जितनी जोर से समाज सुन सके। और दीदी मुझे नासिक मिलने भी गई थी और भोपाल जेल में भी मुझे मिलने गई थी। ये साहस किसी पुरुष ने नहीं दिखा पाया। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इंदौर के अधिवक्ता प्रकाश यादव ने डीजीपी और 6 वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रदीप मिश्रा समेत सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता ने पंडित प्रदीप मिश्रा और उनके सहयोगियों पर हत्या, आपराधिक मानववध, धार्मिक पाखंड फैलाने, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने और शासकीय कार्यों में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया कि 5 अगस्त को सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा के नाम पर लाखों श्रद्धालुओं को बुलाया गया, लेकिन वहां तो ना कोई सुरक्षा व्यवस्था थी, ना ही प्रशासनिक अनुमति। इसी अव्यवस्था के चक्कर में भगदड़ मच गई, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हुई है, दर्जनों श्रद्धालु घायल हुए हैं। अधिवक्ता ने इस हादसे को पूर्व नियोजित बताया और दावा किया कि इसका मकसद सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि और दान के नाम पर अवैध धन उगाही था। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा सीहोर में कांवड़ यात्रा के नाम पर श्रद्धालुओं को एकत्रित किया गया। किसी तरह की एहतियातन कोई सुरक्षा के साधन संसाधनों का कोई रखरखाव नहीं किया गया, जिस कारण 2 महिलाओं की इसमें मृत्यु हो चुकी है। भगदड़ होने के कारण कई बच्चे जो है कि वहाँ से गुम हो गए हैं, कुछ महिलाएं गुमशुदा हैं। जिससे कि मैं शासन प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, डीजीपी महोदय से ये आवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देकर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। डॉक्टर द्वारा ने बताया कि उन्हें पुलिस शिकायत करी है, उसके संबंध में अगर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम माननीय न्यायालय के समक्ष 175 से BNSS में परिवाद प्रस्तुत करेंगे। इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार अनवर कादरी को कोर्ट ने औपचारिक रूप से भगोड़ा घोषित कर दिया है। क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट पर बाणगंगा पुलिस की ओर से की जा रही जांच के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पुलिस धारा 83 के तहत अनवर कादरी की संपत्ति कुर्की की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि अनवर कादरी उर्फ डकैत पर लव जिहाद फंडिंग, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने समेत 18 संगीन मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं। करीब 1.5 महीने पहले इंदौर के बाणगंगा थाने में लव जिहाद के मामले में पकड़ाए 2 आरोपियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद के आरोपियों को फंडिंग करने का मामला दर्ज किया था और इस मामले में अब भी कादरी फरार चल रहा है। अब बाणगंगा पुलिस ने कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के बाद उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया है।
लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें अभी फिलहाल जो 82 की कार्रवाई होती है, जो वारंट जारी कराना, तो उसको भगड़ा घोषित करा दिया गया है और उसको 1 महीने का समय दिया गया है, जिसमें केस को अभी फिलहाल फरार घोषित किया गया है। और अगर 1 महीने में ये नहीं आता तो ऐसी स्थिति पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई इसकी की जाएगी। तो इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन में लगातार उसमें इन फैक्ट्स को लिया जा रहा है। इसमें पुलिस रिमांड भी जो आरोपी है उसकी बढ़ाई गई है। और अब खबर रीलबाजी से जुड़ी हुई। रक्षाबंधन की पूजा थाली में शराब देते हुए एक रील वायरल हो रही है और आप सोचिए रक्षाबंधन कितना पावन पर्व है, लेकिन इसका भी यहां पर मजाक उड़ाया जा रहा है। पूजा की थाली में शराब देते हुए एक रील वायरल हो रही है। अब इसके खिलाफ इंदौर में बजरंग दल ने आपत्ति दर्ज कराई है। बजरंग दल ने नशे की बोतल भाई को देते हुए रील बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। रील को बजरंग दल ने भारतीय त्योहारों के साथ खिलवाड़ बताया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि हिंदू संस्कृति के साथ इस तरह की छेड़छाड़ पर पुरजोर जवाब दिया जाएगा। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग तस्कर मामले में क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने यासीन मछली के साथी अंशुल उर्फ भूरी की निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने अब्दुल्लागंज से युवक अंकित कहार की गिरफ्तारी की है। उसके कब्जे से देसी पिस्टल जब्त की गई है। 25,000 रुपए में यह पिस्टल उसने अंशुल से ही खरीदा था। इसके अलावा एक और आरोपी अमन दाहिया को भी गिरफ्तार किया गया है। पहले पकड़े गए कांग्रेस नेता अंशुल उर्फ भूरी पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ में उसने ड्रग के साथ हथियारों की तस्करी की बात भी कबूली है। उसकी ही निशानदेही पर हथियार बेचने और खरीदने वालों को भी अब गिरफ्तार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब आपको प्रदर्शन से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर श्योपुर की और दूसरी हरदा की है। श्योपुर में सड़क और ट्रेंचिंग ग्राउंड की मांग को लेकर ग्रामीणों ने श्योपुर पाली हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस प्रदर्शन में 6 गांव के लोग शामिल हुए। इस दौरान सड़क पर 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। इसके कारण लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हरदा की है, जहां खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया। किसान खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे थे और जब खाद नहीं मिली तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने ब्लैक में खाद बेचने के गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्व के मामलों की पेंडेंसी घटाने के लिए तहसीलदारों के काम बांट दिए थे, जिसमें प्रोटोकॉल के लिए अलग और राजस्व अदालतों के लिए अलग अधिकारियों को तैनात किया गया है। इस फैसले के विरोध में अब तमाम राजस्व अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। जबलपुर में तहसीलदारों ने अपने वाहन कलेक्टर कार्यालय में जमा कर दिया और काम का बहिष्कार किया है। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि सरकार जब तक कार्य विभाजन का आदेश वापस नहीं लेती है तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। बुरहानपुर के तहसीलदारों ने अनोखा प्रदर्शन किया, न नारे लगाए न शोर शराबा किया। तहसीलदारों ने कलेक्टर परिसर में लगी घास को काटकर विरोध जताया। कटनी में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अपने अपने सरकारी वाहन कलेक्ट्रेट में खड़े किए और प्रदर्शन किया। शाजापुर में भी राजस्व अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, सबसे पहले IBC 24 ने आपको जानकारी दी थी। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में भगदड़ मची थी, 3 महिलाओं की मौत हुई थी, दर्जनों श्रद्धालु घायल हुए थे। और अब इस पूरे मामले में, इस हादसे में सीहोर कलेक्टर और SP को नोटिस जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है, 15 दिनों में जवाब मांगा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर साल और हर बार कुबरेश्वर धाम में इस तरह के हादसे क्यों होते हैं। और अब यहां पर देखिए, जिस तरह से हादसा सामने आया था, 3 लोगों की मौत हुई थी, 3 महिलाओं ने दम तोड़ दिया था भगदड़ में। सीहोर कलेक्टर और SP को अब नोटिस जारी किया गया है। आज कावड़ यात्रा वहां से निकलनी थी। कुल 2 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान, और उससे पहले ही कल 1 लाख यहां पर श्रद्धालु पहुंच गए और यहां पर फिर भगदड़ की स्थिति मच गई, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हुई थी। और अब सीहोर कलेक्टर और SP को नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब मांगा गया है। और लाडली बहनों को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में कल रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम होगा और कल लाडली बहनों के अकाउंट में एक्स्ट्रा 250 रुपए आएंगे, जिसका ऐलान MP सरकार ने पहले ही कर दिया था। लाडली बहनों को रक्षाबंधन पे एक खास उपहार मिल रहा है। इससे पहले 1250 रुपए उन्हें दिए ही जाते हैं, लेकिन इस बार 250 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। इस मुख्य कार्यक्रम में CM डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, कल राजगढ़ में
एक मुख्य कार्यक्रम होने जा रहा है। रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम इसे नाम दिया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। कल लाडली बहनों के अकाउंट में सीधे 250 रुपए एक्स्ट्रा पहुंचेंगे। 1250 रुपए इस योजना के तहत मिलेंगे और 250 रुपए रक्षाबंधन के तौर पर उपहार। तो इसकी घोषणा पहले ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की थी कि रक्षाबंधन के मौके पर 250 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को, और कल एक सिंगल क्लिक के जरिए ये अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इंदौर और भोपाल के बीच सफर अब और भी तेज और सुगम होने जा रहा है। दोनों शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने की तैयारी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए टेंडर बुलवाने की मंजूरी AICTSL की बोर्ड की बैठक में दे दी गई है। बोर्ड बैठक में इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव की नाराजगी भी देखने को मिली। मीटिंग की गई है और उसमें 2-3 मुद्दों पे विचार हुआ है। एक तो कुछ जो नई बसें हैं, शायद 23 की संख्या में नई बसें चलाई जानी है, उसको आज अनुमति दी गई है, तो वो चालू हो जाएंगी। इसके अलावा एक हम लोग विचार कर रहे हैं कि इंदौर और भोपाल के बीच में हेलीकॉप्टर सर्विस का, उस पर PPP पे टेंडर बुलाए जाएंगे। अगर कोई हमारा पैसा ना लगे AICTSL से, अगर ऐसा कोई पार्टनर आता है PPP पे, तो उसको भी चलाया जाएगा। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोड़, छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन सृष्टि पांडे के साथ। नमस्कार।